हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे समान नागरिक संहिता आखिर होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इस कानून से रिलेटेड देश में वर्तमान स्थिति क्या है। फिर हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान की और हम जानेंगे शाहबानो केस के बारे में। फिर हम जानेंगे इस कानून की आवश्यकता क्या है, कानून का महत्व क्या है और लास्ट में हम बात करेंगे इस कानून के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कोड यानी कि संहिता का क्या मतलब होता है। किसी विषय से जुड़े मुद्दों के सभी कानूनों का संहिताकरण, यानी कि किसी विषय से जुड़े जितने भी कानून हैं, जितने भी मुद्दे हैं, इन सभी कानूनों को एक साथ संग्रहित करना, इनका संहिताकरण करना कहलाता है कोड, कोडिफिकेशन। तो यानी कि किसी एक मुद्दे से जुड़े, किसी एक विषय से जुड़े सभी कानूनों का एक जगह संहिताकरण करना कहलाता है कोड यानी कि कोडिफिकेशन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म यानी कि एक समान। किसके लिए एक समान? सभी सिविल्स यानी कि नागरिकों के लिए। तो सभी नागरिकों के लिए एक विषय से जुड़े सभी मुद्दों के एक समान कानूनों का संहिताकरण। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? किसी एक विषय से जुड़े सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून हो, इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कानून का मतलब होता है नियमों का समूह, यानी कि नियमों का ऐसा समूह, ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए एक समान हो। कानून दो तरह के होते हैं, एक तो आपराधिक कानून, दूसरे होते हैं सिविल कानून। आपराधिक कानून कौन से होते हैं? जो कोई एक व्यक्ति जो राज्य के खिलाफ करता है, व्यक्ति जब राज्य के खिलाफ कोई अपराध करता है उसे कहा जाता है आपराधिक कानून। जैसे कि समाज के खिलाफ हुए अपराध से संबंधित, जैसे चोरी, हत्या, बलात्कार, ये सभी जो अपराध होंगे ये आएंगे आपराधिक कानून के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वो तो किसी दूसरे व्यक्ति की होती है, तो ये समाज के खिलाफ कैसे हुआ? जो वो अपराध है, जो वो हत्या है, वो पूरे समाज के खिलाफ मानी जाती है। इसीलिए समाज के खिलाफ एक व्यक्ति अपराध करता है और उसे इस अपराध की इसीलिए सजा दी जाती है क्योंकि वो अपराध उसने समाज के खिलाफ किया है, उसने समाज के एक व्यक्ति की हत्या की है। इसी तरह बलात्कार जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से करता है तो वो भी एक समाज के खिलाफ माना जाता है, ना कि व्यक्ति के खिलाफ। उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं, वो पूरे समाज के ऊपर अपराध माना जाता है। इसलिए समाज के खिलाफ हुए अपराधों को हम आपराधिक कानून के अंदर लेते हैं और आपराधिक कानून पूरे देश में एक समान है। अगर किसी एक व्यक्ति ने चोरी की है तो उसे भी वही सजा मिलेगी जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको चोरी करने पर मिलेगी। इसी तरह यदि कोई एक व्यक्ति हत्या करता है तो सभी को, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हत्या करे चाहे कोई और हत्या करे, तो सभी को एक समान सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक धर्म के व्यक्ति के लिए हत्या करने पर अलग कानून है या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए हत्या करने पर अलग कानून है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी पर एक तरह का कानून लागू है। अब हम बात करते हैं सिविल कानूनों की। तो सिविल कानून जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होता है, दो व्यक्तियों के बीच में, व्यक्ति और समाज के बीच में होता है तो आपराधिक कानून, लेकिन जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होगा उसे कहा जाएगा सिविल कानून। जैसे कि संपत्ति, धन, विवाह, कस्टडी, तलाक, इन सभी को लेकर जो भी विवाद होते हैं ये अपराध नहीं होते। जैसे कि विवाह को लेकर जितने भी विवाद हुए, जैसे तलाक, लड़ाई, इस तरह से, या फिर कस्टडी, बच्चे को गोद लेने से संबंधित, संपत्ति यानी कि पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, इससे संबंधित जितने भी विवाद होंगे वो सिविल कानूनों के अंदर माने जाएंगे। और भारत में इन सिविल कानूनों में समानता नहीं है। क्यों समानता नहीं है? क्योंकि सभी धर्मों के अलग अलग नियम कानून हैं। यहाँ पर शादी को लेकर सभी धर्मों के अलग कानून हैं,
बच्चे की कस्टडी को लेकर, गोद लेने को लेकर सभी धर्म के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। तलाक को लेकर सभी धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं और संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर भी सभी धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू विवाह अधिनियम, ऐसे ही ईसाई, यहूदी, जो व्यक्ति यहूदी धर्म से संबंधित हैं, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, इन सभी धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं और यहाँ पे धर्म ग्रंथों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हिंदू धर्म में उनके धर्म ग्रंथों को जो है पढ़कर या फिर उनका हवाला देकर, उनके प्रूफ्स रखकर यहाँ पे ये कानून साबित किए जाते हैं। ऐसे मुस्लिम धर्म में उनके धर्म ग्रंथों का हवाला देकर कानून रखे जाते हैं, कानून माने जाते हैं। तो सिविल कानूनों के अंदर दो व्यक्तियों से संबंधित क्या आते हैं, जितने भी विवाद हैं उससे संबंधित कानून आएंगे। जैसे कि धन, विवाह, कस्टडी, तलाक, बच्चे को गोद लेना, तलाक, संपत्ति, ये सभी। तो सिविल कानूनों के अंदर एक तो समझौता संबंधी कानून आते हैं। समझौता संबंधी जैसे जो भी एग्रीमेंट होगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो, चाहे सेल परचेज एग्रीमेंट हो, चाहे रेंट एग्रीमेंट हो, जितने भी तरह के समझौते होंगे वो सभी आएंगे सिविल कानूनों के अंतर्गत। दूसरा, पारिवारिक कानून, जैसे कि शादी से संबंधित जो भी विवाद होंगे, जो भी कानून होंगे, बच्चे को गोद लेने से संबंधित, बच्चे की कस्टडी से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित या फिर तलाक से संबंधित जितने भी कानून होंगे वो सिविल कानून के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा, संपत्ति, यानी कि पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, पुत्र का, पुत्री का या दोनों का। तो ये भी सभी धर्मों के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर महिलाओं को जो है नहीं रखा जाता। ज़्यादातर हम पर्सनल लॉज में क्या देखते हैं कि पिता की संपत्ति पर केवल पुत्र का अधिकार होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनजातीय समाज की, नॉर्थ ईस्ट में एक जनजाति है, वहाँ पर माता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। जैसे हम पूरे समाज में देखते हैं, सभी अलग अलग धर्मों में देखते हैं कि क्या होता है, पिता की संपत्ति और पुत्र का अधिकार। तो वहीं हमारे जनजातीय ऐसे भी समाज हैं जो मात्र सत्तात्मक समाज हैं, जहाँ पर जो है पैट्रियार्की नहीं है, वहाँ पर माता से पुत्री की तरफ संपत्ति का हस्तांतरण होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, जो सिविल कानून के ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो समझौता हो, वो सभी धर्म, जनजाति, वर्ग, समुदाय के अलग अलग हैं। यहाँ पर कोई एक कानून नहीं चलता। तो ये जो कानून है ये सभी क्या है, सिविल कानून। और जो हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की, वो सिविल कानूनों से ही संबंधित है, उसका आपराधिक कानून से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आपराधिक कानून तो हमने जान लिया एक समान है, लेकिन सिविल कानून तो पूरे देश में हर धर्म, समुदाय, वर्ग के अलग अलग हैं। तो ये जो समान नागरिक संहिता है वो सिविल कानूनों को एक करने की बात है कि यहाँ पर धर्म ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको नकारा जाए और पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान सिविल कानून लागू हो, इसकी बात पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो समान नागरिक संहिता क्या है, एक प्रकार का कानून है जो सभी धर्म, समुदाय के लोगों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। अलग अलग कानून ना होकर पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून लागू होगा और धार्मिक ग्रंथों का, धर्म का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होगा। केवल एक ही कानून होगा जो सभी धर्म, वर्ग, समुदाय को मानना पड़ेगा। तो ये मतलब है समान नागरिक संहिता का। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लेकर या फिर सिविल कानूनों को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। सिविल कानूनों की हमारे देश में वर्तमान स्थिति क्या है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी धर्मों का एक ही कानून है, यानी कि ये जो 4 धर्म हैं इनके लिए एक ही सिविल कानून है। वहीं मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी के लिए अलग अलग कानून है, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ है, पारसी और यहूदी धर्म का अपना एक अलग अलग कानून है, जहाँ पे जितने भी सिविल मामले हैं सबके लिए अलग कानून है। और यहाँ सभी धर्मों के सिविल कानून अलग अलग हैं, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी। तो यानी कि हमारे देश में कुल कितने कानून हुए, एक तो हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई, चौथा पारसी और 5वां यहूदी, कुल 5।
5, 6, 7 तक हो सकते हैं, और भी अगर हम धर्म लें, क्योंकि जनजातीय लोगों के भी अलग अलग अपने कानून होते हैं। जनजातीय लोग अपने धर्मों का जो है अपने कानूनों का पालन करते हैं, उनके अलग सिविल कानून होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हिंदू धर्म के लिए, हिंदू में कौन कौन से आ जाएंगे, हिंदू कानूनों में जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग हिंदू कानूनों के लिए आ जाएंगे। इनका अपना एक अलग कानून है जो सभी पर समान रूप से लागू है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ, पारसी और यहूदी, इन सभी के लिए सिविल कानून अलग अलग हैं। अब कौन कौन से, जैसे हमने पीछे बात की थी कि शादी, विवाह, तलाक, संपत्ति, इन सभी के इनके अलग कानून होंगे। बच्चे को गोद लेने से संबंधित, दो लोगों के बीच जितने भी तरह के विवाद हो सकते हैं, इन सभी से संबंधित, समझौते से संबंधित, इन सभी के धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं। अब हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान के बारे में, यानी कि हमारा भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता को लेकर क्या कहता है, हम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जहां पर अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेगा, एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 हमसे क्या कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और ये है नीति निर्देशक तत्वों में जो हमसे कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में। वहीं अगर हम देखें अनुच्छेद 37 हमसे क्या कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व गैर प्रवर्तनीय है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये लागू किए जाएं। ये राज्य की जो है इच्छा पर या फिर व्यवस्था पर निर्भर करता है, या राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह इन्हें लागू करे या ना भी करे। तो संविधान में समान नागरिक संहिता की गारंटी नहीं दी गई है, ये गैर प्रवर्तनीय है, यानी कि इनफोर्सेबल है, फोर्सेबल नहीं है। तो इस तरह अनुच्छेद 44 में प्रावधान तो है कि राज्य ऐसा कर सकता है, लेकिन ये चॉइस है कि राज्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये गैर प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व गैर प्रवर्तनीय है, और समान नागरिक संहिता की जो बात की गई है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही की गई है। तो यहाँ पे राज्य को चॉइस दी गई है कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे चाहे ना करे। लेकिन हम जानते हैं कि वर्तमान भारत में बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो जब ये 2019 के इलेक्शन से पहले इनकी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र आया था, तो उसमें इन्होंने 3 वादे किए थे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बात की थी जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त है उसको समाप्त किया जाएगा, जो ये कर चुके हैं। दूसरी बात थी राम मंदिर के निर्माण की, ये भी पूरा हो चुका है। और तीसरी बात इन्होंने की थी समान नागरिक संहिता की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो 3 इन्होंने अपनी मुख्य बातें रखी थी जिन्हें इन्होंने पूरा करने का वादा किया था, उसमें से 2 ये पूरी कर चुके हैं और तीसरी की तैयारी में है। तो देखते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी या नहीं। हमारे संविधान में बात की गई है कि समान नागरिक संहिता की राज्य व्यवस्था कर सकता है, लेकिन एक चॉइस दी गई है, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि राज्य लागू करे, राज्य कर भी सकता है और नहीं भी। हमने बात की भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों की कि क्या क्या कहा गया है भारतीय संविधान में। अब हम जानते हैं शाहबानो केस के बारे में। शाहबानो केस जो समान नागरिक संहिता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। ये केस 1985 से 86 के बीच का है। इसमें मोहम्मद अहमद खान जो शाहबानो के पति थे, शाहबानो ने इनके खिलाफ अपने मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ केस लड़ा था। कोर्ट ने क्या फैसला दिया था कि शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया कि शाहबानो के जो पति हैं, जो मोहम्मद अहमद खान हैं, वो शाहबानो को गुजारा भत्ता देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए यह भी कहा था संसद को कि अब जो है संसद समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में कानून पारित करे, कि अब जरूरत है समान नागरिक संहिता को लागू करने की, क्योंकि
जो शाहबानो है ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है और यहाँ पर ये इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गुजारे भत्ते की बात नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ तलाक के दौरान उनको एक थोड़ी सी राशि दी जाती है महिलाओं को, जिससे उनका गुजारा करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इसलिए कोर्ट ने शाहबानों के फेवर में जो है फैसला सुनाया और साथ ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात भी कही कि संसद समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करे। लेकिन उस समय जो सरकार थी 1985 से 1986 में, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट के। अब हम बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता आवश्यक क्यों है, क्यों हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, क्यों बार बार समान नागरिक संहिता को लाने की बात की जा रही है, क्यों भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान रखा गया कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। विधि के समक्ष सभी समान है, विधि यानी कानून के समक्ष सभी समान है। सभी अगर समान है तो सभी के अलग अलग कानून क्यों हैं, कानून सभी धर्मों के अलग अलग क्यों हैं। तो ये तो यहाँ पे इसके विपरीत हो जाता है। जो पर्सनल लॉ की हम बात करते हैं अपने देश में, वो तो यहाँ पे इस कानून के विपरीत दिखाई देते हैं। दूसरा हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 15 जो कि मौलिक अधिकार का ही पार्ट है। तो वहाँ पर क्या कहा गया है, धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। धर्म के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध की बात की गई है कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि हर धर्म का अलग अपना पर्सनल लॉ है और किसी ना किसी के साथ तो किसी ना किसी बात पर भेदभाव होता ही है। और विशेषकर हम बात करें तो महिलाओं के साथ तो भेदभाव होता ही है अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के हिसाब से। तो अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो यहाँ पर समानता लाने की बात तो पक्की है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता होगी, पुरुष और महिलाएं दोनों को एक समान समझा जाएगा। कि अलग अलग कानून संवैधानिक मूल्यों के विपरीत हैं। हमारा संविधान तो बात करता है कि सभी के लिए समान करें, सभी हमारे लिए समान है, और दूसरी तरफ क्या है कि सभी के अलग पर्सनल लॉ है। तो ये चीज तो संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। ये चीज तो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार है ही नहीं और ये हमारे देश की एकता के लिए घातक भी है। तो ये बात की जाती है समान नागरिक संहिता लाने के लिए कि समान नागरिक संहिता आएगी तो हमारा देश और अधिक एकता के सूत्र में बंधेगा और अधिक सभी में एकता आएगी, क्योंकि अभी सभी के कानून अलग अलग हैं, इसीलिए एकता में कमी है। तो ये इन बातों का, इन बिंदुओं का हवाला देकर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को महत्व दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून का आखिर महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये कानून जो है संवेदनशील वर्गों को संरक्षण प्रदान करेगा। संवेदनशील वर्ग यानी कि जिनका विकास नहीं हो पाया है, जैसे कि महिलाएं और अन्य संवेदनशील वर्ग जैसे कि जो अल्पसंख्यक हैं, तो उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने की इस कानून में बात की जाएगी। क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पर सभी को समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक धर्म में तो कोई और कानून है किसी व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे धर्म में कोई और कानून है किसी व्यक्ति के लिए। अगर हम इस चीज को उदाहरण से ही समझें कि क्या था, हिंदू धर्म में यदि एक पुरुष एक से ज्यादा विवाह कर लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम धर्म में कोई पुरुष 4 विवाह भी कर लेता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो भेदभाव है ना, महिलाओं के साथ कितना अन्याय है यहाँ पर। तो इस तरह से सभी को समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सभी को समान अधिकार देने की बात की गई है। दूसरा है कानूनों का सरलीकरण। अभी हमारे देश में इतने सारे पर्सनल लॉज हैं, सभी धर्म के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। अगर कोई भी कानून आता है तो सभी को उस कानून को सभी धर्मों के अकॉर्डिंग रखना होता है, तो इसलिए कानूनों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर समान नागरिक संहिता आ गई, सभी के लिए एक ही कानून होगा, उसको समझना, उसको समझाना आसान होगा। तो इस तरह से कानूनों का सरलीकरण हो जाएगा। व्यक्तिगत कानून विकास में बाधा है। व्यक्तिगत कानून क्या है, विकास में बाधा है। जैसे कि हम बात करते हैं, जितने भी पर्सनल लॉज हैं धर्म से संबंधित, वो तर्कहीन या फिर पुरानी मान्यताओं पर, रूढ़िवादी मान्यताओं पर आधारित हैं। जैसे कि हम देखते हैं
निकाह हलाला, 3 तलाक, इन सभी को हम जानते हैं कि ये रूढ़िवादी मान्यताओं पर, पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं। तो इससे क्या होता है, विकास में बाधा आती है, लोगों का विकास नहीं हो पाता, व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाता, कई समुदाय हैं जिनके विकास में बाधा आती है। तो इस तरह के जो कानून हैं वो रूढ़िवादी मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो पर्सनल लॉज होते हैं। इसीलिए समान नागरिक संहिता लाकर विकास को और अधिक प्रगतिशील बनाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता आने से न्यायपालिका पर कम बोझ होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका में, कोर्ट्स में इतने सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, तो ज़्यादा विवाद आते हैं। ज़्यादा विवाद होने से कोर्ट में केस जाते हैं, तो न्यायपालिका को हर धर्म के हर पर्सनल लॉ को स्टडी करना होता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर एक ही कानून होगा तो उसी के अनुसार जल्दी न्याय देने में, न्याय दिलाने में आसानी होगी और न्यायपालिका पर कम बोझ पड़ेगा। अब समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कानून के समक्ष, समान नागरिक संहिता के समक्ष क्या क्या चुनौती आ सकती है, इस कानून को लागू करना इतना आसान नहीं है। क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, हम उन चुनौतियों के बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले है संवैधानिक प्रावधान। कौन कौन से? अनुच्छेद 25 जो मौलिक अधिकार का ही भाग है, उसमें क्या कहा गया है कि सभी लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म के नियमों का पालन करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे अगर हम एक समान जो कानून लागू कर देंगे, समान नागरिक संहिता, तो वहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जाएगी, धार्मिक कानूनों के पालन पे जो है रोक लग सकती है। तो ये इस तरह से अनुच्छेद 25 का यहाँ पर उल्लंघन हो जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 26 जो कहता है धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों को अपनी तरह से मैनेज कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। लेकिन जब समान नागरिक संहिता लागू होगी, समान नागरिक संहिता तो सभी के लिए केवल एक ही कानून की बात करती है, तो फिर सब अपने अपने धर्मों के धार्मिक मामलों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, उसमें रुकावट आएगी या उस पर जो है रोक लग जाएगी। तो इस तरह से ये अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन होगा। तो इसके लिए सरकार को क्या करना होगा? सबसे पहले संशोधन करने होंगे संविधान में, वरना इन अनुच्छेदों का उल्लंघन होगा। दूसरा क्या माना जाता है इस कानून के समक्ष चुनौती? की विविधता को खतरा है। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्मों के अपने अलग रीति रिवाज हैं, सभी की अपनी अलग संस्कृति है, लेकिन और फिर सभी धर्मों को एक ही नजरिए से देखना विविधता को खतरा है, क्योंकि विविधता भारत की पहचान है। विविधता, इतना हमारे देश में इतने सारे तरह की संस्कृति, कल्चर हम देखते हैं, सबका अलग बैकग्राउंड है, अलग भाषा है, अपने अपने धर्मों का सभी पालन करते हैं। लेकिन अगर सभी धर्मों के लिए एक ही कानून बन जाएगा तो इससे विविधता को खतरा हो सकता है। तो ये इस कानून के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अगली बात है कि अल्पसंख्यकों को खतरा। अब अल्पसंख्यकों लोगों को क्या खतरा है कि वो अपनी पहचान खोने का उनको डर है कि इस तरह से तो हमारे जो कानून हैं वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और हम सिर्फ एक ही कानूनों का, हमें सिर्फ एक ही कानून का पालन करना होगा, हम पर तो वो कानून थोप दिए जाएंगे। तो अल्पसंख्यकों लोगों को ये खतरा रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से उनकी पहचान खो जाएगी या उनकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो ये सभी जो है कानून के समक्ष चुनौती है जो इस कानून को लाने में एक तरह से बाधा है। तो यहाँ तक हमने समझा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वास्तविक वर्तमान स्थिति क्या है हमारे देश में, हमने संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि इस कानून की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है और क्या क्या चुनौतियां हैं इस कानून के सामने। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो की PDF एंड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को जाकर आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर सभी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।